कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम 5 बजे थम जाएगा प्रचार। राज्य की 224 विधानसभा सीटों के लिए 10 मई को होना है मतदान, 13 मई को आएंगे नतीजे। कर्नाटक में मतदाताओं का दिल जीतने के लिए सभी दलों ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। भाजपा, कांग्रेस, जेडीएस और आम आदमी पार्टी समेत तमाम दलों के स्टार प्रचारक कर रहे हैं धुआंधार प्रचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का करेंगे शुभारंभ। साइबर और सुरक्षा केंद्र की भी रखेंगे आधारशिला। विरासत केंद्र में कलाकृतियों और नमूनों के जरिए भारतीय वायुसेना के अभियानों के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री आज वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 27वीं बैठक की करेंगे अध्यक्षता। वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था की स्थिति की भी होगी समीक्षा। खेल की खबरों में आईपीएल में आज ईडन गार्डन में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना होगा पंजाब किंग्स से। प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद के लिए दोनों टीमों की इस मैच में जीत की दरकार को लेकर संघर्ष। और ताशकंद में चल रही विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी। मोहम्मद हुसामुद्दीन ने प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश, वहीं दीपक भोरिया ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर और खबरों में सबसे पहले बात कर्नाटक के चुनावी समर से जुड़ी हुई। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जेडीएस और आम आदमी पार्टी के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए रोड शो और रैलियां करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उडुपी में भारतीय जनता पार्टी के लिए रोड शो करेंगे। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह बेंगलुरु में व्यावसायिक समुदाय के सदस्यों और बुद्धिजीवियों के साथ चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन बेंगलुरु में ही एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कलबुर्गी और बेल्लारी में रैलियों को संबोधित करेंगी। जेडीएस के नेता एच डी देवेगौड़ा और उनके पुत्र एच डी कुमारस्वामी बेंगलुरु में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। आम आदमी पार्टी के राज्य सचिव पृथ्वी रेड्डी बीटीएम लेआउट, सीवी रमन नगर, सर्वजन नगर और पुलिकेशी नगर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने परामर्श जारी किया। परामर्श में कहा गया कि कोई भी पार्टी या उम्मीदवार चुनाव के दिन और एक दिन पहले मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति से मंजूरी के बिना प्रिंट मीडिया में कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं कराएगा। आयोग ने कहा, आपत्तिजनक और भ्रामक प्रकृति के विज्ञापन पूरी चुनावी प्रक्रिया को दूषित करते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज शाम 5 बजे थमने वाला है। राज्य में चुनाव प्रचार चरम पर पहुंचने के साथ राजनीतिक दलों को जारी परामर्श में निर्वाचन आयोग ने शिष्ट तरीके से प्रचार अभियान पर भी जोर दिया। मीडिया में विज्ञापनों के खिलाफ शिकायतों पर आयोग ने कहा कि राष्ट्रीय दल और स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार के अपेक्षित मानकों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। संपादकों को एक अलग पत्र में निर्वाचन आयोग ने उन्हें ये स्पष्ट कर दिया कि भारतीय प्रेस परिषद के पत्रकारिता आचरण के मानदंड उनके समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों सहित सभी मामलों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं। आयोग ने कर्नाटक के समाचार पत्रों के संपादकों को लिखे एक पत्र में कहा कि अगर जिम्मेदारी से इनकार किया जाता है तो इस बारे में पहले ही स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने मतदाताओं को विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए
कई तैयारियां की हैं। 10 मई को होने वाले चुनाव के लिए चुनाव आयोग बेंगलुरु के एक मतदान केंद्र पर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने जा रहा है, जो कि पहली बार किसी विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किया जाएगा। भारतीय वायुसेना का एक MiG-21 लड़ाकू विमान राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में एक महिला और एक पुरुष की मौत हुई है। वहीं पायलट और सह पायलट सुरक्षित हैं। विमान ने सूरतगढ़ से उड़ान भरी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का शुभारंभ करेंगे। वे साइबर और सुरक्षा केंद्र की आधारशिला रखेंगे। विरासत केंद्र में कलाकृतियों, नमूनों और परस्पर संवादात्मक बोर्ड के जरिए भारतीय वायुसेना के अभियानों के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया जाएगा। ये केंद्र मानवीय सहायता और युद्धक क्षमताओं के अलावा आपदा राहत में वायुसेना द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का भी प्रदर्शन करेगा। इस केंद्र में विभिन्न विंटेज विमान रखे जाएंगे। वायुसेना विरासत केंद्र भारतीय वायुसेना में करियर बनाने के लिए इस शहर के युवाओं को प्रेरित करेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री आज वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। इस दौरान वे वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा भी करेंगी। इस उच्च स्तरीय बैठक में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास समेत वित्तीय क्षेत्र के सभी नियामक हिस्सा लेंगे। FSDC क्षेत्रीय नियामकों का एक शीर्ष निकाय है। इस बैठक में मौजूदा वैश्विक और घरेलू आर्थिक हालात और वित्तीय स्थिरता के मुद्दों की समीक्षा की जानी है। इसके साथ ही FSDC समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल करने के लिए इससे पहले किए गए उपायों की समीक्षा भी होगी। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां के सुकमा जिले के भेजी थाना क्षेत्र में दंतेशपुरम के जंगल में आज सुबह सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 इनामी नक्सलियों को मार गिराया। एक पर 8 और दूसरे पर 3 लाख रुपए का इनाम जो है वो घोषित किया गया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस अधीक्षक सुनील के अगुवाई में सर्चिंग पर निकाले जवानों ने नक्सलियों को घात लगाकर जो हमला करने वो वाले थे उसे विफल कर दिया। इस दौरान हुई मुठभेड़ में गुल्लापुल्ली SOS कमांडर मड़कम अर्रा और उसकी पत्नी पोडियम अर्रा को ढेर कर दिया गया। मड़कम पर 8 लाख और पोडियम पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित था। घटनास्थल से हथियार और अन्य सामग्री बरामद हुई है। नक्सलियों के सफाई के लिए सुरक्षा बलों और पुलिस का अभियान जारी है। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास हेरिटेज स्ट्रीट पर आज सुबह लगातार दूसरे दिन विस्फोट हुआ, जिसमें एक व्यक्ति के जख्मी होने की खबर है। आज सुबह 6:30 बजे के करीब कम तीव्रता का धमाका हुआ। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। इससे पहले शनिवार देर रात भी हेरिटेज स्ट्रीट पर विस्फोट हुआ, जिसमें कुछ लड़कियों सहित कई लोग घायल हुए। मध्य रात्रि 12 बजे पार्किंग क्षेत्र और पास के रेस्तरां की खिड़कियों के जो शीशे थे वो भी क्षतिग्रस्त हो गए। केरल के मलप्पुरम जिले के तन्नूर में नाव पलटने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 22 हो गई। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे जो कि स्कूल की छुट्टियों के दौरान घूमने आए थे वो शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना स्थल से मिली प्रारंभिक सूचना के अनुसार नौका पर करीब 40 यात्री सवार थे। कई यात्रियों को नजदीकी निजी और सरकारी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। कल ये हादसा तन्नूर के तुवल तेरम पर्यटन स्थल पर शाम करीब 7 बजे हुआ। पुलिस ने यह भी बताया कि कई एम्बुलेंस, दमकल सेवा की कर्मी और स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं के साथ बचाव अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी हादसे की वजह नहीं पता चल पाई और डूबी हुई नौका को तट पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। केरल सरकार ने तन्नूर में हुई नाव दुर्घटना के कारण आज होने वाले सभी आधिकारिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन आज घटनास्थल का दौरा करेंगे। राज्य सरकार ने एक बयान में कहा कि दुर्घटना के बाद स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने स्थिति का आकलन करते हुए आपात बैठक बुलाई। बयान में कहा गया कि जॉर्ज ने निर्देश दिया है कि घायलों के लिए विशेषज्ञ उपचार सुनिश्चित कर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को तेज किया जाए ताकि शवों को जल्द से जल्द परिजनों को सौंपा जाए।
प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और उनके लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा, केरल के मलप्पुरम में नाव दुर्घटना से जो लोग मरे हैं उनकी मौत से दुखी हूँ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। मणिपुर में सामान्य स्थिति धीरे धीरे बहाल हो रही है क्योंकि राज्य में पिछले 24 घंटों में कोई हिंसा नहीं हुई। राज्य सरकार ने अधिकांश जिलों में कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू में ढील देने का भी निर्णय लिया। इम्फाल पश्चिम और पूर्वी जिले में आज सुबह 5 से 8 बजे तक 3 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई थी। कुछ जिलों में शाम को कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। बाजार में आवश्यक खाद्य सामग्री के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और लोग आज सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर लाइन में लग गए। इस बीच सेना और अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च जारी रखा और एक बचाव और निकासी का जो काम है वो लगातार जारी है। मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह पिछले कई दिनों से इम्फाल में हैं और स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। विभिन्न समुदायों के नेता और नागरिक संगठन तनाव को शांत करने के लिए आगे आए और जनता से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय आज देश भर में 200 से अधिक जिलों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आयोजित करेगा। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि स्थानीय युवाओं को प्रासंगिक शिक्षुता प्रशिक्षण अवसर प्रदान करने के लिए स्थानीय व्यवसायों और संगठनों की इसकी शिक्षुता मेले में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस आयोजन का मतलब है कि विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली कई कंपनियों की भागीदारी हो। मेले में भाग लेने वाले संगठन एक मंच के माध्यम से युवाओं की आजीविका के अवसरों को मजबूत करते हुए संभावित प्रशिक्षुओं के साथ जुड़ सकते हैं और उनकी योग्यताओं के अनुसार चुनाव कर सकते हैं। मेले के निकटतम स्थान पर जाकर आप पता लगा सकते हैं कि आप किस तरह के ब्रैकेट में आते हैं। साथ ही साथ वो उम्मीदवार जो कक्षा 5वीं से 12वीं पास हैं, जिनके पास कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है या IIT प्रमाण पत्र धारक हैं या डिप्लोमा धारक हैं या स्नातक हैं, वो इस शिक्षुता मेले के आवेदन को कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आज 68 न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने वाला है। सूरत कोर्ट के जज हरीश वर्मा समेत 66 जजों की पदोन्नति को चुनौती दी गई है। दरअसल 65% कोटा नियम के आधार पर इन जजों की पदोन्नति हुई है, जिसकी वजह से सीनियर सिविल जज कैडर के 2 अधिकारियों ने चुनौती दी है। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस MR शाह करेंगे। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि कई ऐसे जज हैं जिन्होंने प्रमोशन के लिए हुई परीक्षा में ज्यादा अंक हासिल किए, फिर भी उनका चयन नहीं हुआ और इसके बजाय कम अंक हासिल करने वाले जो उम्मीदवार हैं उन्हें प्रमोट किया गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फसल का कण-कण पोषण पाए, नैनो यूरिया की रिमझिम फुहारे जब उर्वरता बरसाएं। आविष्कारी नैनो तकनीक से भारत में बना दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की 1 बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड को देश भर के किसानों ने दानेदार यूरिया से हर तरह से बेहतर पाया है। यह फसल को देता है बेहतर पोषण और मिट्टी पानी का घटाता है प्रदूषण। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24.
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत करते हैं अन्य खबरों का। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से मोचा तूफान बन रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि बंगाल की दक्षिण पूर्व खाड़ी में उठा चक्रवात आज एक दबाव के क्षेत्र में बदल जाएगा और फिर इसके चक्रवाती तूफान में परिवर्तित होने की संभावना है। एक बयान में बताया गया कि चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अब दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और इसके आसपास के दक्षिण अंडमान सागर पर केंद्रित है। मौसम विभाग ने कहा कि चक्रवात के प्रभाव से अधिकांश स्थानों पर मध्यम वर्षा हो सकती है। साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज से बहुत तेज वर्षा होने की संभावना है। आज 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी आशंका है। मौसम की स्थिति को देखते हुए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल को हाई अलर्ट पर रखा गया। स्थानीय आपदा बचाव दल किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। खराब मौसम के कारण मछुआरों को 11 मई तक समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास आज से 12 मई के बीच पर्यटन और अतटीय गतिविधियों को नियंत्रित करने की सलाह दी गई है। खबर हिमाचल से, जहां बर्फबारी का दौर जारी है। कुल्लू में स्थित अटल टनल रोहतांग के दक्षिणी पोर्टल पर बर्फबारी हुई है। अटल टनल रोहतांग को निहारने के लिए यहां साल दर साल देश भर से आने वाले सैलानियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वहीं अटल टनल विदेशी मेहमानों की भी पसंदीदा जगह बन गई। इसके अलावा हिमाचल के कई जिलों में विभिन्न रूटों पर बर्फबारी और बारिश से वाहनों की रफ्तार थम गई है। वहीं जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के दूरस्थ क्षेत्र में बर्फबारी हुई। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रियता के चलते जम्मू कश्मीर में मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। रविवार शाम से उधमपुर, राजौरी समेत जम्मू कश्मीर के कई स्थानों पर बारिश और आंधी है। इसकी वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। उधर कश्मीर घाटी के ऊपरी इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी है। अब तक 4 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। सबसे अधिक 1,40,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के दर्शन किए। संबंधित प्रशासन और मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने चारधाम यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य जांच केंद्र स्थापित किए। मौसम विभाग की चेतावनी के कारण प्रशासन केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पिछले महीने की 25 तारीख से इस महीने की 8 तारीख तक पहले ही स्थगित कर चुका है। इस दौरान केवल वही तीर्थयात्री केदारनाथ धाम जा पाएंगे जो पहले से पंजीकरण करवा चुके हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कमरे में सीलिंग फैन में मेगा साइज रोटेटिंग ब्लेड हो सकते हैं जो तेज हवा को प्रसारित करते हैं और प्रभावी रूप से ठंडी हवा प्रदान करते हैं। हालांकि वैसे इस प्रकार के पंखे औद्योगिक और पारंपरिक स्थानों पर उपयोग में हैं, लेकिन अब बड़े ब्लेड वाले पंखे घरेलू उद्देश्य के लिए मंदिरों और दफ्तरों के इस्तेमाल के लिए भी उपयोग में लाए जा रहे हैं। घरेलू उपयोग के लिए सीलिंग फैन ब्लेड्स की कहानी के बारे में दिलचस्प बात यह है कि महिला उद्यमियों ने इसे एक छोटे उद्यम के रूप में शुरू किया और आज उनके पास इसे लेकर ढेरों ऑर्डर्स हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। छत के पंखे एक ओर जहां ठंडक देते हैं तो वहीं कमरे की खूबसूरती में भी इजाफा करते हैं। आकर्षक पंखे जो शोर नहीं करते और धूल नहीं पकड़ते, ये घर की छत की शोभा भी बढ़ाते हैं। अगर इन पंखों को 12 फीट से 18 फीट आयाम के बड़े आकार के ब्लेड के साथ बनाया जाता है तो इससे पंखे जहां ज्यादा तेज हवा देते हैं वहीं इससे ऊर्जा की खपत भी कम हो जाती है। ये हवादार पंखे सामान्य पंखों की तरह तेज गति से काम नहीं करते, लेकिन वे समान शीतलन प्रभाव देते हैं। इस सोच के साथ बेंगलोर की लता वशिष्ठ और उनके पति महेश वशिष्ठ ने MSME औद्योगिक योजनाओं के तहत इन सीलिंग फैन ब्लेड के निर्माण का छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और फिर बिना आवाज वाले और ऊर्जा कुशल पंखों का डिजाइन और निर्माण किया है। इस व्यवसाय को शुरू करने का विचार लॉकडाउन के दौरान आया और जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छोटे व्यवसायियों को पुनर्जीवित करने में मदद करने के लिए आर्थिक पैकेज की किस्त की घोषणा की। बेंगलोर स्थित युगल लता और महेश ने सीलिंग फैन ब्लेड निर्माण इकाई स्थापित करने का अवसर लिया। वरिष्ठ दंपति ने शोर के स्तर को कम करके इन पंखों को बेहतर बनाया है और इसे हल्का भी बनाया गया है।
मेक इन इंडिया के जज्बे के साथ काम कर रहे दंपति की कोशिश इसे और भी हल्का बनाने की है। ब्लेड के इनोवेशन ने इंजीनियरिंग के छात्रों को भी आकर्षित किया है और छात्र वशिष्ठ से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। हम इन बड़े सीलिंग फैन ब्लेड का निर्माण करने वाले राज्य में पहले हैं। हम MSME विभाग के आभारी हैं कि उन्होंने इस परियोजना को समर्थन दिया और महिला उद्यमिता को भी प्रोत्साहित किया। केंद्रीय मंत्री शिभा करंदलाजे ने अपनी इकाई का दौरा किया और इस युगल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया विजन में और अधिक योगदान देने की सराहना की। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के सहयोग से आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह को चिन्हित करने के लिए लघु वीडियो की दूसरी श्रृंखला तैयार की। ये श्रृंखला भारत के उन स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी पर प्रकाश डालती है जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बलिदान दिया था। इन फिल्मों को माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा नवंबर 2022 में 53वें इफ्फी महोत्सव के दौरान लॉन्च किया गया। आज हम देखेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी, जिन्होंने आज़ादी की पहली क्रांति में अंग्रेजों से लोहा लिया। 1857 जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया। आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। ये है उस वीरांगना की कहानी, कहते हैं जिसे झांसी की रानी। बचपन बीता संग खेल कृपाण ढाल कटारी, फिर राजा गंगाधर से ब्याह कर आई महल बन के रानी। हुआ राजा का निधन, सोचा सबने रानी बन जाएगी दासी। अवसर देख ब्रिटिश राज के फौजी पहुंचे द्वार झांसी। चंद्र तिलक माथे पर, हाथों में तलवार, साथ अपनी महिला सेना के किया जोर का वार। पुत्र दामोदर को कस लिया पीठ पर, दिया परिचय साहस का, लड़ी 7 दिन होके निडर। नहीं दूंगी अपनी झांसी, लगाई जोर की ललकार। आंच ना आने दी अपनी मिट्टी पर, अंग्रेजों की कोशिश हुई नाकाम। महीनों बाद अंग्रेज लौटे, फिर से धावा बोला। ग्वालियर में थी लक्ष्मीबाई, फिर उठा युद्ध का शोला। चारों ओर से घेरा दुश्मन ने, घायल हुई रानी। वीर गति को प्राप्त हुई वो नारी, वो मर्दानी। वीरता की थी वो साक्षात मूरत, थी स्वतंत्रता की मशाल जलाई। याद रहेगी हमेशा उनकी कहानी, वो थी रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के जंग के किस्से आज भी हर भारतवासी के मन में जोश और उत्साह भर देते हैं। ऐसे ही वीरों की प्रेरणादायक कहानियां लेकर हम फिर लौटेंगे। आजादी की अमृत कहानियां, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। और आगे करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। सऊदी अरब ने संघर्षग्रस्त सूडान को मानवीय सहायता के लिए $10 करोड़ देने का वायदा किया है। सऊदी की समाचार एजेंसी SPA के मुताबिक किंग सलमान मानवीय सहायता और राहत केंद्र ने सूडान को $10 करोड़ की विभिन्न मानवीय सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया। राहत केंद्र सूडानी लोगों द्वारा सामना की जा रही मौजूदा स्थितियों को कम करने के लिए एक नेशनल डोनेशन कैंपेन आयोजित करने की योजना बना रहा है। सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच 15 अप्रैल से जारी सत्ता संघर्ष में अब तक सैकड़ों लोग मारे गए। सऊदी अरब के प्रभाव वाले अरब लीग में 12 सालों के बाद सीरिया की वापसी हो गई। सीरिया को अरब लीग में फिर से शामिल होने को लेकर अरब लीग के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने रविवार को काहिरा में अरब लीग के मुख्यालय में मतदान किया, जिसमें बहुमत से सीरिया की वापसी पर मोहर लगा दी गई। 19 मई को सऊदी अरब के रियाद में अरब लीग की मीटिंग होगी। इसमें सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद भी
शिरकत कर सकते हैं। बात आईपीएल की, जहां होने वाले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना पंजाब किंग्स के साथ होना है। ये मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। कोलकाता और पंजाब के बीच आईपीएल में अब तक 31 मैच खेले गए, जिसमें 20 मैच कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीते और 11 मैच में पंजाब किंग्स ने कामयाबी हासिल की। अंक तालिका में पंजाब की टीम 10 अंक के साथ 7वें पायदान पर, तो वहीं कोलकाता 8 अंक के साथ 8वें स्थान पर। प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद के लिए दोनों टीमों को इस मैच में जीत की दरकार होगी। वक्त ब्रेक का। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. ब्रेक के बाद का स्वागत। ताशकंद में चल रही वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता मोहम्मद हुसामुद्दीन ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। प्रतियोगिता के 57 किलोग्राम भार वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में हुसामुद्दीन ने रूस के मुक्केबाज डुआर्ड सेवन को 5-0 की अंतर से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मैच रविवार शाम को कराची में खेला गया। इस मैच में मेहमान टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 47 रनों से जीत हासिल की। यह पाकिस्तान की इस सीरीज की पहली हार थी। इसके बाद टीम को वनडे रैंकिंग में भी नुकसान हुआ। टीम ने नंबर 1 का ताज 48 घंटे में गंवा दिया और टीम तीसरे पायदान पर खिसक गई। ऑस्ट्रेलिया ने 113 रेटिंग्स के साथ आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहला पायदान हासिल कर लिया, वहीं भारत दूसरे पायदान पर है। आज अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस है। थैलेसीमिया के बारे में जानकारी और जागरूकता सभी तक पहुंचना इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। थैलेसीमिया एक जेनेटिक रक्त विकार है। थैलेसीमिया मेजर रोग से ग्रस्त होने पर व्यक्ति को जीवन भर हर तीसरे या चौथे महीने खून चढ़ाने की आवश्यकता होती है। इससे कैसे बचा जा सकता है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। थैलेसीमिया रोग के विषय में जागरूकता के उद्देश्य से हर वर्ष 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जो माता पिता से बच्चों में आता है। थैलेसीमिया मेजर से प्रभावित व्यक्ति में लाल रक्त कण अपनी सामान्य आयु से पहले ही टूट जाते हैं और उसे नियमित रूप से रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। आज विश्व थैलेसीमिया दिवस है। थैलेसीमिया मेजर का मतलब यह है कि जो हीमोग्लोबिन है वो बिल्कुल ही जो एडल्ट हीमोग्लोबिन या फीटल हीमोग्लोबिन का टाइप जो नॉर्मल होता है उससे बिल्कुल अलग किस्म का होता है। तो बच्चे के शरीर में हालांकि हीमोग्लोबिन बन रहा है लेकिन वो फ़ायदेमंद नहीं है और वो बच्चा अनीमिया से ग्रस्त रहता है। उसको खून की बार बार ब्लड कंपोनेंट की थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। उसको कुछ दवाइयाँ इस तरह से दी जाती हैं क्योंकि जब ब्लड कंपोनेंट्स देते हैं और जो शरीर में जो उसके कोशिकाएं जो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो रही हैं, आयरन रिलीज़ होता है जो उसके शरीर में जाके बैठ जाती है। इस वजह से उसकी ग्रोथ इफेक्ट हो सकती है, उसके दिमाग में असर हो सकता है, उसको पीलिया हो सकती है। तो आजकल दवाइयाँ हैं और उसको इसका इलाज इस तरीके से करा जाता है और काफ़ी हद तक इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो ऐसे बच्चों को हेल्प करती हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ऐसे बच्चों को अगर इसको बर्थ ही प्रिवेंट करें तो ज़्यादा सही है। यदि व्यक्ति में लक्षण न हो तो उसे पता नहीं चलता कि वो थैलेसीमिया कैरियर है जब तक कि उसके बच्चे में ये रोग न आ जाए। रक्त की जांच से थैलेसीमिया मेजर या थैलेसीमिया कैरियर का पता लगाया जा सकता है। गर्भवती महिलाओं का खून की जांच करके हम लोग देखते हैं कि इनके खून की कमी तो नहीं है। एंटीनेटल स्क्रीनिंग करके देखा जाए कि इनको थैलेसीमिया ट्रेट तो नहीं है और इसमें एक मामूली सी जांच करी जाती है खून में और अगर उसको ट्रेट पॉजिटिव आता है तो हस्बैंड को बुलाया जाता है और उसकी भी जांच करके देखा जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर दोनों ही पार्टनर्स थैलेसीमिया ट्रेट से ग्रस्त हैं तो ये चांस है कि बच्चे को भी थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। तो जहाँ अगर हस्बैंड और वाइफ ट्रेट से ग्रस्त हैं तो इनको जेनेटिक सेंटर्स पे भेजा जाता है जहाँ पे बच्चे की जो पेट में पनप रहा है उसकी जांच करके देखी जाती है और अगर वो थैलेसीमिया मेजर है तो उसको ऑप्शन दिया जाता है कि अगर वो गर्भपात करवाना चाहते हैं जो कि हमारे देश में 5 महीने तक हो सकता है।
आवश्यक है कि शादी से पूर्व या गर्भधारण से पहले ही थैलेसीमिया की जांच करवाई जाए, जिससे बच्चे का थैलेसीमिया रोग से बचाव किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।